Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, so in continuation with yesterday's topic, which was barriers to rehabilitation research. So हमने कल काफ़ी सारे barriers डिस्कस किए थे जो जब हम rehabilitation की research करते हैं specifically, तो वो वाले जो barriers हैं हमें face करने पड़ते हैं. So उसके अंदर lack of funds था, lack of research mentors था, lack of time था, lack of familiarity with the research process था, lack of statistical support. ये हमने कोई I think 5 barriers discuss किए थे काफ़ी डिटेल में. आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बैरियर टू रिहेबिलिटेशन रिसर्च, दैट इज एथिकल कंसर्न्स अबाउट यूज ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स एंड एनिमल सब्जेक्ट्स. ठीक है जी. सो मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में अपनी स्टडीज़ की एग्जांपल्स लेके भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों एथिकल कॉन्सेंट लेना ज़रूरी होता है जब भी हम रिसर्चेस की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ह्यूमन मॉडल्स की बात करते हैं, जब हम ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट उनसे लेना है. यानी इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि हमने एक फॉर्मली एक कॉन्सेंट फॉर्म बनाना है जिसके अंदर हमने मेंशन करना है कि हमारी रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर है, क्या उसका पर्पस है, उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स, स्टडी पार्टिसिपेंट्स को क्या हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पोटेंशियल हार्म्स क्या हो सकते हैं स्टडी पार्टिसिपेंट्स को, सो दैट हर बंदा जिसको भी हम अप्रोच करने जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से वो डिसाइड करे कि क्या वो स्टडी का पार्ट बनना चाहता है या वो स्टडी का पार्ट बनना नहीं चाहता. एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी रिसर्च के अंदर कोई जोर जबरदस्ती फोर्सफुली आप किसी भी इंडिविजुअल को रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं कर सकते. सो मच सो कि अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली एक बंदा आपको अपनी कॉन्सेंट देता है कि ओके आई एम रेडी एंड आई एम विलिंग टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च, और मैं आपको जो भी आपको मुझसे लेट से ब्लड सैंपल चाहिए या यूरिन सैंपल चाहिए या सिर्फ आपको मेरे से इंटरव्यू ही चाहिए या मेरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए या कुछ और तरह के सवाल. फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम जब डिफरेंट चीज़ों के साथ कोरिलेशन एसोसिएशन देख रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें रिलेटिवली पर्सनल क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं. रिलेटिवली पर्सनल से मतलब है फॉर एग्जांपल कि जी आप के घर में कितने लोग रहते हैं, आपकी मंथली अर्निंग कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, समटाइम्स हमें उनकी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म का रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में सवाल करने पड़ते हैं. फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड लेट से अगर हम रिसर्च करें तो ऑब्वियसली हमें इस किस्म के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. तो हमने हमेशा पेशेंट की जो कॉन्सेंट है उसको हमने रिस्पेक्ट करना है. ठीक है. बता मैं रहा था कि इनिशियली लेट से अगर एक पेशेंट ने आपको कॉन्सेंट दे दी और इन द मिडल ऑफ द रिसर्च उसको जाके लगता है कि ओहो ओके मैं तो भाई इसमें फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ही और शी हैज ऑल द राइट कि वो उस रिसर्च से बैक ऑफ कर जाए, और आपने उसकी उस चॉइस को हमेशा आपने वैल्यू करना है, हमेशा रिस्पेक्ट करना है. समटाइम्स ये भी होता है कि जी आपने ऑल्दो आपने रिसर्च के शुरू में बताया बाकायदा उनसे सिग्नेचर लिए कि ओके ड्यूरिंग दिस रिसर्च या ड्यूरिंग दिस ट्रायल आप उनका ब्लड सैंपल भी लेंगे. अब फीमेल है, एक छोटी बच्ची है, वो बाय द टाइम आपने उससे सैंपल के लिए कहा तो वो डर गई कि जी नहीं मुझे तो वो नीडल प्रिक होगा या मुझे दर्द होगी, मेरा खून निकलेगा XYZ, तो मुझे फर्दर रिसर्च में कंटिन्यू नहीं करना. तो शी हैज ऑल द राइट टू डू सो. इसी तरह जैसे मैंने अभी फैमिली प्लानिंग वाली रिसर्च की एग्जांपल दी है कि आपने लेट्स से 30-40 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनियर बनाया हुआ है और शुरू में आपने जाहिर है नाम पूछा, हस्बैंड का नेम पूछा, XYZ रिलेटिवली जो जनरलाइज क्वेश्चन है आपने वो पूछे. बाय द टाइम जब आप क्वेश्चनर के मिडिल में पहुंचते हैं और उसको लगता है कि ओके ये तो कोई इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैं रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहूंगी तो या करना चाहूंगा, तो आपने उस इंडिविजुअल की चॉइस को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है. अच्छा, इसके अलावा एथिकल कंसिडरेशंस में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप कभी भी इंडिविजुअल का जो नेम है, उसकी जो आइडेंटिटी है, आप उसको रिवील नहीं कर रहे होते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर. वो एक आपके पास एक इट इज अ सॉर्ट ऑफ अमानत आपके पास जो होती है कि अगर एक बंदा वो आपको अपना डेटा दे रहा है तो वो जो डेटा है वो हमेशा आपके पास कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. आप हैं या स्टैटिस्टिकल
एनालिसिस करने वाला बंदा है, बायो स्टैटिस्टिशियन जो आपके पास है, वो कभी भी आप उस डेटा को रिवील किसी के पास नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप डेटा को एनालाइज भी करते हैं तो आप हमेशा उसकी कोडिंग कर लेते हैं, और कोडिंग का स्टेटिस्टिकल पर्पस तो होता ही है, उसका एक पर्पस कॉन्फिडेंशियलिटी वाला भी होता है कि लेट्स से भाई फर्स्ट पर्सन था अमजद, तो अमजद को आपने 001 का नाम दे दिया। नेक्स्ट पर्सन था असलम, तो असलम को 002 कह दिया। नेक्स्ट पर्सन था अहमद, उसको आपने 003 कोड कर दिया, सो दैट अगर कोई बंदा आपका डेटा देख भी रहा है तो उसके फरिश्तों को भी ना पता चले कि ओके डेटा किसका है, भाई अमजद कौन है, असलम कौन है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी के उसकी इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना। अगर आप एक्चुअल नेम्स यूज करते हो, रियल नेम्स यूज करते हो, तो लीक आउट होने का चांस ज्यादा होता है। फिर इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एक डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिसर्च टॉपिक किस किस्म का है, एक बंदा भाई अगर आप उससे पूछ रहे हैं लेट्स से HIV एड्स के ऊपर रिसर्च है, और उसको बिकॉज इट्स अ बिग टैबू इन आवर सोसाइटी, और वो रिवील नहीं करना चाहता वो चीज, उसने जस्ट आपको एज अ रिसर्चर आपको कॉन्फिडेंस में लेके बताया कि ओके प्रोबेबली आई एम HIV पॉजिटिव, और मे बी उसकी फैमिली तक को नहीं पता। सो आपका ये काम नहीं है कि आप जाके उसकी फैमिली को ये चीज रिवील करें। या इसी तरह एक यंगस्टर है आपके पास, लेट्स से रिसर्च आप कर रहे हो और आपको पता चलता है वो स्मोकिंग करता है, उसके घर में किसी को नहीं पता, यंग अगर एक बच्चा है, लड़का है, या इवन फॉर दैट मैटर लड़की भी है, तो आपने कभी भी ऐसी चीज रिवील नहीं करनी। फिर सेकेंडली ये है कि बहुत बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर हम एनिमल मॉडल्स को भी यूज करते हैं। एनिमल मॉडल्स को यूज करने की कई रीजन होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक इनिशियल रीजन ये होती है कि जब भी हमने कोई जैसे ड्रग के ट्रायल्स करने हैं तो हम हमेशा उसको इनिशियली एनिमल मॉडल्स के अंदर टेस्ट करते हैं, सो दैट जब हमें रिलेटिवली बेटर इम्प्रूव्ड आउटकम्स मिलते हैं तो हम उसको ह्यूमन मॉडल्स में लेके जाते हैं। अगर हमें बहुत बुरे कोई रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं तो फिर हम उसको ह्यूमन मॉडल्स में लेके नहीं जाते, सिंपली बिकॉज ऑफ सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ और हेल्थ के को रिस्पेक्ट करते हुए। दूसरी रीजन ये है कि समटाइम्स हम एनिमल मॉडल इसलिए यूज करते हैं कि हमें ह्यूमन मॉडल्स तक, ह्यूमन जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक एक्सेस करने में मुश्किल हो रही होती है, हमें बहुत ज्यादा लोग स्टडी के लिए कॉन्सेंट नहीं दे रहे होते, तो हम उनके लिए यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। एनिमल मॉडल्स के अंदर भी जब आप करते हैं रिसर्च तो उनकी भी बहुत सारी एथिकल गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है। अब ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स आप उनसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट तो नहीं ले सकते, बट आपने हमेशा हमेशा ये करना होता है कि आप जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो एनिमल मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करने से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने हमेशा फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से बहुत तरह की एनिमल मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जैसे रैट्स हैं, माइस हैं, मंकीज हैं, रीसस मंकीज होते हैं, और बेतहाशा तरह के होते हैं। रैबिट्स के ऊपर आप करते हैं या डॉग्स के ऊपर आप करते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। सो हर एक की अपनी अपनी गाइडलाइंस है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस किस्म का एनिमल है, रिसर्च किस किस्म की है। तो अगर अपने रैट्स या माइस की बात करूँ तो इस हद तक एथिकल गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है कि आपने उसकी टेल को किस जगह से होल्ड करना है सो दैट उसको पेन कम से कम हो, या एट द एंड ऑफ ट्रायल जब आप एनिमल मॉडल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, टर्मिनेट करते हैं अपने ट्रायल्स को, तो उनको आपने इस तरह से डिस्ट्रॉय करना है कि उनकी पेन मिनिमम हो और वो एज क्विकली एज पॉसिबल आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकें सो दैट वो उस पेन में ना, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने एथिकली हमेशा कंसिडर करने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि जब हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी ह्यूमन मॉडल्स को, जब हमने रिसर्च उनके ऊपर करनी है तो क्या क्या हमने चीज़ों को फॉलो करना है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि चाहे आप ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करें चाहे एनिमल मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करें, प्रायर टू स्टार्टिंग योर रिसर्च आप हमेशा उस रिसर्च का एक फॉर्मल अप्रूवल लेते हैं किसी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से, जो हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में कि वो क्या होता है, या उसका एक दूसरा नाम होता है एथिकल रिव्यू कमेटी। वो उसका एक फॉर्मल हमें अप्रूवल देती है कि ओके ये इंडिविजुअल या ये रिसर्चर या ये स्टूडेंट इस चीज के ऊपर काम करने जा रहा है, इस चीज के ऊपर क्या इसको काम करना चाहिए, या हम इसकी रिसर्च को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट जो ह्यूमंस को पोटेंशियल हार्म होना है वो पोटेंशियल हार्म मिनिमम हो जाए, या वो पोटेंशियल हार्म होने का
जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज को हम हमेशा फॉलो करते हैं। एंड एब्सोल्युटली सेम गोज फॉर एनिमल ट्रायल्स। जब आप एनिमल स्टडीज भी करते हैं तो उससे पहले भी आप हमेशा किसी ना किसी रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं, सो दैट ऐसा तो नहीं कि आप अननेसेसरली, लेट्स से अगर एक रिसर्च आप 20 रैट्स के साथ कर सकते हैं और आप अपनी रिसर्च प्रपोजल में साइनॉप्सिस में 80 रैट्स आपने लिखी, तो ऐसा तो नहीं कि जो काम आप 20 रैट्स के साथ कर सकते हैं वो आप 80 रैट्स के साथ करने जा रहे हैं। सो यू नो इट वुड बी वेस्टेज ऑफ सो मेनी एनिमल्स। तो ये बहुत सारी इसके अंदर एथिकल कंसिडरेशन होती है। फिर जनाब एक और जो बैरियर है दैट इज क्लिनिशियन रिसर्चर डायकोटमी। हमने थोड़ा सा इसको कल भी टच किया था। क्लिनिकल रिसर्चर डायकोटमी का मतलब ये होता है कि क्लिनिकल और लाइंस के ऊपर काम कर, क्लिनिशियन सॉरी और लाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और रिसर्चर्स जो हैं वो और लाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और एट टाइम्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पे क्लिनिशियंस को ये लगता है कि भाई रिसर्चर्स हमें क्या कंट्रीब्यूट कर लेंगे, या रिसर्चर्स ने हमें क्या हेल्प करना है, या रिसर्चर्स हमें किस वे के अंदर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें यू नो किस वे के अंदर वो हमें बेसिकली हमें बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रिसर्च में बैरियर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक क्लिनिशियंस कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कोई रिसर्च बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटल में जाके भाई एक ट्रायल करना है, पेशेंट्स के साथ ट्रायल करना है, तो अब हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रायल हॉस्पिटल में जाके ही हो सकता है, वो कम्युनिटी में फील्ड में तो वो ट्रायल नहीं हो सकता, ठीक है। या क्रिटिकल इल पेशेंट्स के साथ आपने कोई ट्रायल करना है, आपने किसी ड्रग का इफेक्ट देखना है, किसी फिजिकल थेरेपी की कोई इंटरवेंशन का इफेक्ट देखना है, किसी एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना है क्रिटिकल इल पेशेंट्स में, तो क्रिटिकल इल पेशेंट पहले आपको घर में बैठा हुआ चलता फिरता मार्केट में फिरता हुआ तो नजर नहीं आएगा। क्रिटिकल इल पेशेंट तो आपको ऑब्वियसली हॉस्पिटल में ही नजर आएगा। तो ऐसे रिसर्चेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो क्लिनिशियन है वो आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करे और आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस। जब हम बात करते हैं बैरियर्स को ओवरकम करने की, तो एक हर बैरियर जो हमने डिस्कस किया है जाहिर उसका अपना अपना डिपेंडिंग ऑन के वो बैरियर किस किस्म का है, उसको ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी, उसको ओवरकम करने की जो चीज़ है वो अकॉर्डिंगली बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैरियर्स के हिसाब से बात करें, लैक ऑफ फंड्स की हमने बात की, तो अ वेरी गुड आइडिया इज कि हम वो जो फंडिंग है रिसर्च की वो हम किसी फंडिंग एजेंसी से डिमांड करें, डोनर एजेंसी से डिमांड करें। और उसका तरीका ये है कि हम ऐसी फंडिंग या डोनर एजेंसीज को एक्सप्लोर करें जिनका जो उसी एरिया में काम कर रही है जिस एरिया में हम काम करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग की फील्ड से मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर आप अपनी फिजिकल थेरेपी में कोई बहुत अच्छे लेवल पे, कोई बहुत अच्छे स्केल पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जाहिर है आप सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग करेंगे तो गुजारा नहीं होगा, आपको मे बी 10 लाख 15 लाख 20 लाख चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी एनजीओ को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो फिजिकल थेरेपी के ऊपर पाकिस्तान में काम करें। और अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, अगर जनरली उसके अंदर जिसको कहना चाहिए दम है, साइंटिफिकली साउंड है वो रिसर्च प्रपोजल, तो देयर आर क्वाइट ब्राइट चांसेस कि वो जो डोनर एजेंसी है वो आपको फंड करने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, रिसर्च का जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ह्यूमन जो मैन काइंड है उसको बेनिफिट हम दे सकें। इसी तरह लैक ऑफ रिसर्च मेंटर्स की अगर हम बात करें तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर हम इस बैरियर को ओवरकम करने की बात करें, कि आप हमेशा अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, अपनी फील्ड के जो PhDs हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपकी टीचर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, आप उन लोगों की हमेशा हेल्प लो रिसर्च प्रपोजल बनाने में, रिसर्च को प्रैक्टिकली कंडक्ट करने में, डेटा एनालिसिस करने में, रिसर्च को पब्लिश करने में, इन सारी चीज़ों में। लैक ऑफ टाइम की जहाँ तक बात है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप हमेशा वो वाला रिसर्च चूज करते हो जो आपके टाइम फ्रेम के अंदर फिट इन होती है अच्छे से। फिर लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द रिसर्च प्रोसेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, इसके अंदर ये है कि आप हमेशा अपने नॉलेज को
इन्हांस करने की कोशिश करते हो, अपने नॉलेज को बिल्ड अप करने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कोर्स है, देखो हम दो चीजें साइड बाय साइड करें, एक हम ये कोर्स पढ़ें विच इज साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, और दूसरा आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट का कोर्स है। तो अब रिसर्च प्रोजेक्ट का कोर्स अच्छा होना किस कोर्स पे डिपेंड करता है? इस कोर्स पे जो हम अभी जिसका लेक्चर करें, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब आपको चीजों की थियरी पता होती है तो आप प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें, तो भाई अगर आपको थियरी ही नहीं पता कि व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर की कॉजेस क्या होती है, किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है, किस वजह से ज्यादा होता है, तो आप प्रैक्टिकली फ्रोजन शोल्डर का अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसको बहुत अच्छे से डील नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर ऑब्वियसली उसको व्हेन यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, अगर आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वो प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरह जैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो फिजियोलॉजी पढ़ते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि जी फलानी नर्व कहाँ पे है और फलाना मसल कहाँ पे किस बोन के साथ जाके अटैच हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप किस तरह से डिफरेंट डिजीज कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स को किस तरह से आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो। कार्पल टनल सिंड्रोम है, जैसे अगर वो जो हमारी मीडियन नर्व कंप्रेशन हो जाती है, तो अगर आपको उसकी थियरी नहीं पता कि भी मीडियन नर्व कहाँ पे आर्म के साथ किस तरह रन करती है, अलोंग द लेंथ करती है, अलोंग द विड्थ करती है, कैसे रन करती है, कहाँ पे है मीडियन नर्व, तो आप अगर उसको हेल्प करना चाहोगे भी तो क्योंकि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पुअर है, आपका नॉलेज पुअर है, तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा आप अपने रिसर्च प्रोसेस को बेटर करने के लिए हमेशा रिसर्च के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाते हो। यू नो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आउट देयर जो रिसर्च के बारे में है जनरली, और फिर जैसे हमारी जो बुक का टाइटल है रिहेबिलिटेशन रिसर्च प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, रसल कार्टर की जैसे बुक है, तो इस तरह की और रिहेबिलिटेशन रिसर्च में बेइंतहा बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको इंटरनेट पे भी इजीली मिल जाएंगी। तो कम से कम आज की दुनिया में कोई बंदा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि जी ओके हमारे पास तो लाइब्रेरी की एक्सेस नहीं है या हमारे पास लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें। इंटरनेट पे यू नो देयर आर लॉट ऑफ फ्री बुक्स अवेलेबल, और इसी तरह से इसके अलावा बेइंतहा रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं हर वक्त सारी दुनिया में। आप कहीं पे भी एक्सप्लोर करो, अब तो पाकिस्तान में भी रिसर्च का जो फील्ड है वो काफी हद तक फ्लरिश कर रहा है, मजीद भी बहुत सारा मार्जिन अभी मौजूद है, लेकिन ऑलरेडी भी कर रहा है। तो आप हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च के कोर्सेज कहीं पे ऑफर हो रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। बेइंतहा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाएंगे, कुछ कोर्सेज में थोड़ी सी आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। फिर इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आपको फ्री रिसर्च से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। coursera.org, COURSERA.org, दिस इज वन प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको इंटरनेशनल बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज मिल जाते हैं। कुछ कोर्सेज फ्री हैं, कुछ कोर्सेज कॉस्ट के ऊपर आपको करने पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी आप फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप पाकिस्तान से हो, विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, आप फी पे नहीं कर सकते, वो आपको फी टोटली वेव ऑफ कर देते हैं। तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप हमेशा अपनी रिसर्च प्रोसेस बेटर करने के लिए हमेशा रिसर्च के बारे में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करते रहते हैं। फिर लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट के लिए मैंने कल भी बताया था, इस बैरियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप एक हमेशा एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन की सर्विसेज को से आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, एथिकल कंसर्न्स का ये है कि आप देखो डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म की रिसर्च है, अगर आपको ह्यूमन मॉडल्स के बगैर गुजारा हो सकता है तो आप एनिमल मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करो। अगर ह्यूमंस को आपने इन्वॉल्व करना है तो उस रिसर्च का प्रॉपर एक जैसे मैंने बताया फॉर्मल अप्रूवल लो किसी एथिकल रिव्यू कमेटी से या रिसर्च बॉडी से। इसी तरह क्लिनिशियन रिसर्चर डायकोटमी को ओवरकम करने के लिए आपको एक अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्लिनिशियंस के साथ। अगर आप रिसर्चर हो तो क्लिनिशियंस के साथ, अगर आप क्लिनिशियन हो तो रिसर्चर्स के साथ, सो दैट ये वाला बैरियर भी ओवरकम हो सके। और ये तमाम बैरियर्स अगर मैं एक सेंटेंस में सम अप करना चाहूँ तो तमाम बैरियर्स इनको ओवरकम करने के लिए देयर हैज टू बी अ गुड टीम वर्क। आपके पास एक टीम, रिसर्च में तो कभी भी एक बंदे का काम नहीं होता। आप देखो शायद माइट भी आपने कभी कोई रिसर्च पेपर देखा हो या पढ़ा हो या सुना हो, उसमें कभी भी एटलीस्ट मेरी नजर से तो ऐसा नहीं गुजरा कोई रिसर्च पेपर जिसमें एक ही ऑथर का नाम। ऑलवेज देयर आर मल्टीपल ऑथर्स, 2 3
3 तो मिनिमम होते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, even so much so I have seen research papers जहाँ पे there were more than 100 authors, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल की रिसर्चेस होती हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्चेस शामिल होते हैं। तो बहरहाल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इसके अंदर एक टीम वर्क है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ रिहेबिलिटेशन रिसर्च की। रिहेबिलिटेशन रिसर्च का जो स्टेटस है, ऑब्वियसली क्योंकि रिहेबिलिटेशन साइंस या साइंसेस बहुत पुरानी फील्ड नहीं है। एज पर दिस बुक पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 1949-50 के बाद रिहेबिलिटेशन साइंसेस जो हैं वो जरा लोगों को पता चला था कि अच्छा ये भी कोई साइंस है, ये भी कोई मेडिसिन की फील्ड है जिसके अंदर लोगों को हम बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। सो दैट मीन्स के हार्डली कोई 70-80 ईयर्स हुए इस फील्ड को आए हुए। तो ऑब्वियसली वी कैन इमेजिन कि उस लेवल का रिसर्च तो इसमें नहीं हुआ जिस लेवल का हमें केमिस्ट्री में या बायोलॉजिकल साइंसेज में या फिजिकल साइंसेज के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर मिलता है, जो 400 600 पुरानी साइंस 400 साल पुरानी साइंसेज है। तो ऑब्वियसली रिलेटिवली न्यू है रिहैब रिसर्च, लेकिन बहरहाल इसके अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट आ रही है। प्लस ऑलवेज लुक आउट फॉर द प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन, जैसे अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन है, वो बहुत सारी रिसर्चेस करवा रही होती है। फिर इसी तरह अमेरिकन एकेडमी ऑफ फिजिकल मेडिसिन है, वो बहुत सारी रिसर्चेस कराती है और उनको पब्लिश करती है फिर अपने रिजल्ट्स को। फिर जनाब इसी तरह से नेशनल एथलेटिक ट्रेनर्स एसोसिएशन है, वो बहुत सारी रिसर्चेस करवाती है। इसी तरह से अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन है, वो बहुत सारी रिसर्चेस करवा रही होती है। सो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, उनके करंट या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को देखो, वो किस किस्म की रिसर्चेस कर रहे हैं, फिर वो अपने रिजल्ट्स को भी रेगुलरली पब्लिश करते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा अपनी फील्ड का आइडिया होता है कि जनाब हमारी फील्ड में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर इसी तरह से रिसर्च पब्लिकेशन व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने बड़ा डिटेल से आपको जर्नल्स का इंट्रोडक्शन, जर्नल्स क्या होते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, वो सारे नोट्स आपके पास पढ़े होने चाहिए। जो कोरोना पेंडेमिक से पहले हमने चीजें डिस्कस की थी तो वो आपने उनको अच्छी तरह देख लेना है। एज फार एज फिजियोथेरेपी जर्नल्स आर कंसर्न, पेज नंबर 8 के ऊपर आपकी बुक के कुछ जर्नल्स के नाम दिए हुए हैं, या आपको लाजमी पता होने चाहिए। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि जी कुछ जर्नल्स के नाम बताएं फिजियोथेरेपी से जो रिलेटेड हैं। तो जैसे जर्नल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट जर्नल जैसे उसका नाम ही, जर्नल का नाम ही फिजियोथेरेपी है। देन आर्काइव्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिर फिजिकल थेरेपी के नाम से जर्नल है, कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर जनाब क्लिनिक्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, जर्नल ऑफ हैंड थेरेपी, जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी एजुकेशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटरनेशनल। तो काफी सारे 25-30 के करीब दिए हुए, आपको और भी बेइंतहा मिल जाएंगे जर्नल्स। अच्छा, इसी तरह से इफ आई आस्क यू, आपको अभी तक किसी ने बताया है या कोई आइडिया है किसी को पाकिस्तान क्या कोई फिजिकल थेरेपी के ऊपर जर्नल पब्लिश करता है? कभी किसी ने सर्च करने की कोशिश किया आप में से? आपको कोई आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान में कोई जर्नल पब्लिश होता हो जो स्पेसिफिकली फिजिकल थेरेपी के ऊपर फोकस्ड हो? एनी आइडिया? जी जनाब। अगर नहीं सुना तो बेटे चलो ये इतना बता दो कि नहीं सुना। नहीं सुना सर, नहीं सुना नहीं है सर। वैसे एक बार जब गूगल में सर्च किया था तो था कुछ लोगों ने कि स्टार्ट किया इसका कोई सेक्रेटरीट वगैरह बनाया, पर ऐसा सच पता नहीं है। जर्नल का नहीं पता, ओके। देयर इज वन जर्नल जो एटलीस्ट एक मुझे पता है, मे बी इसके अलावा भी कोई एक आधा हो, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मजीद आप भी सर्च कर सकते हो, मैं भी सर्च उसको कर लूंगा। देयर इज वन जर्नल विच इज कॉल्ड पाकिस्तान जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी, PJPT इसको एब्रीविएट करते हैं, और एक्चुअली ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेन कैंपस है, लाहौर कैंपस है, वो इस जर्नल को पब्लिश करता है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी। सो अगर आप इसको सिंपली गूगल भी करोगे तो इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आप इसको ओपन करके इसके कुछ पेपर्स पढ़ सकते हो, आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा और आप ही की तरह के
यंग रिसर्चर्स, यंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें छोटी छोटी अपनी बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल स्केल रिसर्चेस पब्लिश की हुई हैं. So you can always try and aim for such publications as well. ठीक है, तो एक मैंने आपको बता दिया, बाकी मजीद भी जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन JPMA के नाम से है, वो भी रिहैब की जो रिसर्चेज हैं, वैसे ओवरऑल वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल है, बट वो रिहैब की रिसर्चेज भी मेरी नज़र से 2-3 पेपर्स गुजरे हुए हैं जो रिहैब से रिलेटेड थे, वो भी एक्सेप्ट करता है रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो रिसर्चेज होती हैं. इसी तरह जो JCPSP है, जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी ऑर्थोपेडिक्स और आपकी फिजिकल थेरेपी डिजायर उससे लिंक करती है, उससे रिलेटेड पेपर्स पब्लिश होते हैं. तो देयर आर सम ऑप्शंस इन पाकिस्तान एज वेल जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो. इंटरनेशनल तो ऑब्वियसली है ही हैं, जो मैंने आपको काफी सारी बता. ठीक है, तो जब भी आप एक रिसर्च करते हो तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि एट द एंड ऑफ द डे आप उस रिसर्च के किसी भी किस्म के रिजल्ट्स हैं, आपके ख्याल में माइट भी वो बहुत छोटी सी रिसर्च है, माइट भी उसके रिजल्ट्स कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, माइट भी आप ये समझो कि अच्छा इस रिसर्च के रिजल्ट्स पब्लिश करने से क्या फायदा हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू पब्लिश रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च. यू नेवर नो कि एक छोटी सी रिसर्च के रिजल्ट्स भी आपकी जो साइंस है उसके अंदर कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी का, उसके अंदर कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर, रिहेबिलिटेशन रिसर्च, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से लेके और बेसिकली हमने बैरियर्स टू रिसर्च और हाउ कैन यू ओवरकम दीज बैरियर्स उसको डिस्कस किया. कल हमने डिस्कस ये भी किया था कि हम क्यों बेसिकली रिहेबिलिटेशन साइंसेस के अंदर स्पेसिफिकली रिसर्च करते हैं, और फिर कुछ 3-4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिसर्च के हमने देखे थे कि रिसर्च इज ऑलवेज क्रिएटिव, इट इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, इट चैलेंजेस स्टेटस को. तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस. ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इस लेक्चर को कर सकते हैं. ओके जी, तो आई थिंक आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इसको लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. ओके, अल्लाह.